अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज जो हम करने लगे हैं टॉपिक पीएमडीसी का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। अच्छा बेटे, रिप्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इसमें से अगर हम एवरेज देखें तो 5 टू 6 एमसीक्यूज आते रहे हैं, इवन मोर देन इट भी। तो आज हम रिप्रोडक्शन को हर एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। हम इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे कि आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आप इजीली इसमें से आने वाला हर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप इजीली इस चैप्टर में से पूछा गया कोई भी एमसीक्यू आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। बस आपने करना ये है कि मेरी हर एक बात को बहुत गौर से सुनना है और इसको नोट करना है। आपने हर एक चीज़ को अच्छे से नोट करना है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेरी हर एक बात को सुनिए। इस लेक्चर के अलावा आपको किसी भी और दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको थॉरोली स्टडी कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपने बहुत ध्यान से मुझे सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो ज़रूर उसको क्लियर किया जाएगा। अच्छा बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे अभी हमने बात की, वो है जी रिप्रोडक्शन। हमारा टॉपिक है बेसिकली रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड रिप्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो इसके ना दो लफ्जों का ये मजमूआ है, एक री और एक प्रोडक्शन। तो जब आप बात करेंगे ना री की, तो उसका मतलब होता है अगेन। जब हम बात करते हैं ना वर्ड इसके अंदर री, तो उसका मतलब है अगेन। और जो वर्ड प्रोडक्शन है उसका मतलब है टू प्रोड्यूस, टू मेक। ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, अगेन प्रोड्यूस करना, अगेन किसी चीज को बनाना, ये है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर हम इसको डिफाइन करें कि एक्चुअली में जो रिप्रोडक्शन है क्या, तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल है। ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल्स है ना, उनकी प्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब होता ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मेन वो फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है। ये एक मेन फीचर है जो डिफरेंशिएट करता है इस दुनिया को दो हिस्सों में, एक लिविंग बींग्स और एक नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स जो है दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। ठीक है, तो सिंपली प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक बड़ा यूनिक प्रोसेस है बच्चे। ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है क्योंकि ये वाहिद वो प्रोसेस है जो किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, बल्कि ये नेसेसरी है एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए। अब आप देखें, एक पॉपुलेशन है, उसमें 10 लोग हैं। अगर वो 10 के 10 लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते तो वो पॉपुलेशन का इख्तिताम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उन इंडिविजुअल्स के लाइफ स्पैन पर उनके रिप्रोडक्शन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली नतीजा ये होगा रिप्रोडक्शन ना करने का कि वो पूरी स्पीशी, वो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो सिंपली हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन किस चीज के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, individual, ecosystem, population. So simply it is not necessary for survival of an individual, but it is necessary for survival of necessary for survival of species. If all members of species won't reproduce, उसका नतीजा क्या निकलेगा,
वो स्पीशी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उसके तमाम मेंबर्स रिप्रोड्यूस करें, ताकि उस स्पीशी का बका, उसकी जो बका है वो इंश्योर हो सके। तो सिंपली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक स्पीशी या एक पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब पीएमडीसी का जो सिलेबस हमारे पास गिवन है उसमें कंसर्न है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो हम कमिंग टू द टॉपिक, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले बात तो ये हो जाएगी कि हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम देखें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना कुछ मेन स्टेप्स हैं, वो आपने याद कर लेने हैं सिंपली। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारे पास होता है गैमीट फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। इसके अंदर ना गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल्स में भी गैमीट्स बनते हैं और फीमेल्स में भी गैमीट बनते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चे, वो होता है फर्टिलाइजेशन। फिर ना ये गैमीट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपस में यूनाइट करते हैं, इनके मिलने को ना हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो यूनियन ऑफ गैमीट्स है ये फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, पहले मेल बॉडी में गैमीट बन गए, फीमेल बॉडी में गैमीट बन गए, फिर उनका ना एक प्रोसेस के थ्रू यूनियन हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है ना वो है इंटरनल, हमारे अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो मेल स्पर्म्स होते हैं ना वो फीमेल बॉडी के अंदर लॉन्च किए जाते हैं, बाहर नहीं रिलीज होते। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद ना जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है ना वो एक सेल होता है। जाइगोट में डेवलपमेंट शुरू होती है, जैसे उसमें डेवलपमेंट शुरू होती है उसके सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि एक नया इंडिविजुअल बना सके, तो हम ना उसको एम्ब्रियो का नाम दे देते हैं। फिर जो एम्ब्रियो होता है जब उसके अंदर ऑर्गन्स, पहले तो ढेरों सेल बनते हैं, फिर वो सेल ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं ऑर्गन्स की फॉर्म में, एक ना कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है जिसको हम बोलते हैं फीटस। फिर फीटस जो है वो ग्रो करता है, ग्रोथ के बाद उसकी बर्थ होती है। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ बर्थ आता है, और बर्थ के बाद जैसे ही वो पैदा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। तो ये ना हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी से पॉइंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस में, पहले बनते हैं गैमीट्स, फिर वो हो जाते हैं फ्यूज, सेल बनता है जी जाइगोट, उसमें डिवीजन शुरू होती है, ढेरों सेल बनते हैं, फिर वो सेल्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, पहले तो वो लेयर्स बनाते हैं, फिर वो लेयर्स ऑर्गन्स बनाती हैं, फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फीटस। फीटस बनने से पहले जाइगोट और फीटस के दरमियान में ना क्योंकि डेवलपमेंट हो रही होती है, हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर जब फीटस बन जाता है तो बर्थ होती है, बर्थ होती है, बर्थ होने के बाद हम उसको कहते हैं इन्फेंट। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है। अब ना हम बेसिकली देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जो ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करेंगे ना सिंपली, तो ये बड़ा यूनिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी प्रोसेसेस से यूनिक है। कैसे यूनिक है? बाकी जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स है ना वो शॉर्टली आफ्टर बर्थ या राइट आफ्टर बर्थ फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि प्यूबर्टी पे जाके बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स स्विच्ड ऑन होता है। तो ये यूनिक हो गया। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाद में हम एट लास्ट जब हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा ना, जब आप कंप्लीटली हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चीज को समझ लेंगे, तो फिर हम पास्ट पेपर्स में से जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस चैप्टर में से वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें खुद ही एवेल्युएशन हो जाए कि हमने कितना सीखा है। अब देखें, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं आप, तो ये बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? अगर हम देखें कि क्या है इसकी बात, तो ये क्या करता है जी, बिकम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी। ठीक है, ये प्यूबर्टी पे जाके फंक्शनल होता है
बाय एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हमारे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, वो इसको फंक्शनल बनाते हैं। कब जाके? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी क्या होती है बेटे? वो एज जिसमें हमारी बॉडी ना इनफ मेच्योर हो गई है, वो इतनी मेच्योर हो गई है कि वो एक रिप्रोडक्शन के अमल में, एक नए इंडिविजुअल को पैदा करने के अमल में दाखिल हो सकती है, वो इस प्रोसेस में एंटर हो सकती है, वो प्यूबर्टी है। तब जाके ये फंक्शनल होता है। फिर उसके बाद बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो मेल्स और फीमेल्स में है सिमिलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। मेल और फीमेल में सेम उनका स्ट्रक्चर है और सेम तरीके से वो करते हैं काम। लेकिन जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये मेल एंड फीमेल्स के अंदर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट इन मेल्स एंड फीमेल्स, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अब हम करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो एक बहुत ही, आप कह लें, स्टेप बाय स्टेप इजी इजी सी चीजें हैं। और आप जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतना इजी चैप्टर था, ये तो मुझे सुनने से याद हो गया। अब देखिए सिंपली हमारे पास ना, अब हमने जो डिस्कस करना है ना, वो हमने करना है बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ना पहले तो बात, क्या करता है ये? इसका काम है जी गैमीट प्रोड्यूस करना, जिनका नाम है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है एनिमल सीड। एक तो इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है, दूसरा उसको मेंटेन करना, और तीसरा उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी तक। तो ये काम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब हमने एक आउटलाइन देख लेनी है और उसको देखना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है जी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको कहते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन को। जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये करता है प्रोड्यूस स्पर्म। नंबर 2, उनको प्रोड्यूस भी करता है, फिर उनको मेंटेन भी करता है। मेंटेन स्पर्म्स, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। और बेटे ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, जिसको अगर आप देखें तो उसका मतलब है एनिमल सीड। ठीक है, उसको मेंटेन भी करता है, फिर ये क्या करता है, ये ट्रांसफर भी करेगा। ठीक है, ये ट्रांसफर्स स्पर्म्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक स्पर्म्स को ट्रांसफर भी करना है। ठीक है, ये इसका बेसिकली काम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने देख लिया कि ये काम कर रहा है। अब हम आते हैं, हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं, हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। पहले हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे कि ये हैं, फिर इंडिविजुअली हम पहले एक को डिस्कस कर लेंगे, फिर दूसरे को, और फिर तीसरे को, और इस तरीके से सिंपली ये आपको लर्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिंपली, ये तो हो गई बातें हमारी पूरी। अब हमारा जो डिस्कशन है वो है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो हम सबसे पहले ना उसके फंक्शन तो हमने देख लिया, हम ना उसके पहले पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर हम उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जब आप पार्ट्स की बात करेंगे ना, तो सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो है जी इसमें टेस्टिस। ठीक है, पहला पार्ट है टेस्टिस। दूसरा ना, इसके अंदर एक डक्ट सिस्टम होता है, एक डक्ट सिस्टम होता है जिससे स्पर्म्स गुजर के फाइनली इजैक्यूलेट होंगे। फिर ना कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें, जो स्पर्म्स में वेरियस सिक्रीशंस ऐड करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। और लास्ट में ना एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, लास्ट में होता है बच्चे एक कोपुलेटरी ऑर्गन। आउटलाइन बना ली हमने, 4 पार्ट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस कर लें, खत्म। सिंपली अब आप ये देखिए, जब पार्ट्स की बात की ना, टेस्टिस जो होते हैं ना, वो होते हैं मेल गॉनेट्स। गॉनेट्स हम कहते हैं बेसिकली गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को। तो टेस्टिस है मेल गॉनेट्स। फिर डक्ट सिस्टम है, इसमें ना वेरियस डक्ट्स होते हैं। अगर हम एक छोटी सी आउटलाइन बनाएं, इसमें ना एपिडिडिमस होता है, इसमें होता है वॉस डेफरेंस। ठीक है, इसके अंदर होता है एक इजैक्यूलेटरी डक्ट,
ये बेसिकली ना हमारे पास डक्ट सिस्टम है, और लास्ट में आ जाता है यूरिथ्रा। ये मेन चीजें हैं जो कि डक्ट सिस्टम बना रही हैं। फिर असेसरी ग्लैंड में ना सीक्वेंस वाइज आपने सीक्वेंस याद रखनी है, क्योंकि वो पूछी जानी है। सबसे पहले असेसरी ग्लैंड्स में होता है सेमिनल वेसिकल्स, फिर इसमें होते हैं बेसिकली इसमें होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इसके अंदर होते हैं कॉपर्स ग्लैंड, जिनको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये एमसीक्यू आया भी हुआ है केपी में। अब देखिए, कॉपुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं पेनिस। सिंपल याद कर लें, अभी 4 पार्ट्स हैं। टेस्टिस जिधर स्पर्म प्रोड्यूस होने हैं, डक्ट सिस्टम जिधर से स्पर्म्स गुजर के बाहर की तरफ जाने हैं, फिर असेसरी ग्लैंड्स जो कि स्पर्म्स में वेरियस सिक्रीशंस ऐड करेंगे ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो लुब्रिकेट रह सके, ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, और फिर लास्ट में कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। सिंपल 4 स्टेप्स। अब ना हम देखते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि इंडिविजुअली, अब इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम ना इंडिविजुअल ये जो हर एक पार्ट है ना, बेसिकली इसको हम करेंगे डिस्कस इंडिविजुअली। इंडिविजुअल पार्ट्स हम कर लेते हैं अब डिस्कस। अच्छा चले, इसको हम इरेज ही कर लेते हैं अब, क्योंकि हमने इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है। अच्छा अच्छा जी, सबसे पहला जो हमने यहाँ पर नाम लिखा था ना, वो था टेस्टिस, जिनको आपने मेल गॉनेट्स कहा था। अब जब आप इनकी बात करेंगे, टेस्टिस जो कि मेल गॉनेट्स हैं, तो सबसे पहले तो ये कि ये कहां पर लोकेटेड होते हैं? आउटसाइड द बॉडी, दे आर लोकेटेड आउटसाइड बॉडी, पहली बात। नंबर 2, ये ना सैक लाइक स्क्रोटम के अंदर होते हैं, ये एक सैक के अंदर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। बेटे ये एमसीक्यू पेपर में पूछा जा चुका है कि जो टेस्टिस है उसकी थर्मोरेगुलेशन कौन करता है? तो वो करता है बेसिकली स्क्रोटम। ये स्किन है, ये क्या करती है? ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है 35 डिग्री सेल्सियस पर। जो स्क्रोटम है ना, वो स्किन है, इसकी पाउच है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड है। ठीक है, और ये आउटसाइड द बॉडी है, और ये पेयर्ड है। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है आउटसाइड द बॉडी। अब ये किसके अंदर है? ये एक सैक के अंदर है जिसको हम बोल रहे हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम हमारी स्किन की तरह, आपको पता है स्किन हमारा मेजर थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। तो स्क्रोटम का काम क्या होता है? स्क्रोटम ना थर्मोरेगुलेशन करता है टेस्टिस की, और इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है 35 पर, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस है, स्लाइटली लोअर देन आर ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है आपको पता है वो 37 है। तो इस तरह भी एमसीक्यू बनाया जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन बॉडी टेम्परेचर है। कितना? 2 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। तो ये आ गई बात। पेयर्ड है टेस्टिस, आउटसाइड द बॉडी है, सैक लाइक स्ट्रोक जो स्क्रोटम है उसके अंदर मौजूद है। अब अगर हम देखें तो ईच टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ईच टेस्टिस के अंदर ना बेसिकली 250 से लेकर 300 लोब्यूल्स मौजूद हैं। 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। ईच टेस्टिस के अंदर ना 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। अब अगर आप देखें तो ईच लोब्यूल, जो हर एक लोब्यूल है ना, उसके अंदर 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड, ठीक है, टाइटली कॉइल्ड टिब्यूल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं जी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये सिंपली आ गया कि ईच लोब्यूल के अंदर 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो अगर आप टेस्टिस का रोल देखें कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो रोल तो बड़ा शुरू में ही हमने पढ़ लिया, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वो जगह है जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं?
वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक पूरे प्लान के तहत हमने ना पहले उसके पार्ट्स डिस्कस करने हैं वन बाय वन। तो टेस्टिस क्या है, ये गोनेड्स हैं, ठीक है, ये मेल गोनेड्स हैं, आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड है, पेयर्ड हैं, एक सैक में है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, वो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है, जो कि आइडियल है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और स्लाइटली लोअर देन आर ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है, इसीलिए दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। फिर टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर में जो टेस्टिस है उसके अंदर बेसिकली लोब्यूल्स हैं, और लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से हाईली कॉइल्ड कॉन्वुलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो पैक्ड होती हैं, ठीक है, ये पैक्ड है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यही वो जगह होता है जहां पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब सिंपली हमने जो दूसरा पढ़ा था, दूसरी चीज जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि इसके साथ ना एक डक्ट सिस्टम अटैच्ड है। हम इसके डक्ट सिस्टम को देखते हैं। देखिए, स्पर्म प्रोड्यूस हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्म्स होते हैं जी, बनते कैसे हैं वो भी हमने देख लेना है, वो भी आपको याद कराएंगे। सबसे पहले स्पर्म्स जो है ना बच्चे, वो बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते। उसके बाद वहां से ये ना आते हैं छोटे छोटे डक्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मैच्योरेशन स्टार्ट इन रेटी टेस्टिस। ये छोटे छोटे से अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरीके से डक्ट्स हैं, जिनके अंदर आके स्पर्म्स ने जमा होना है और यहाँ पर मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगी। रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ पर वॉसा एफरेंशिया, वॉसा एफरेंशिया होता है। ये बेसिकली जो रेटी टेस्टिस हैं, ये सारे जब मिल रहे हैं तो ये अगेन आपके पास बना रहे हैं थोड़े से लार्जर डक्ट्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, वॉसा रेक्टा। अब ये वॉसा एफरेंशिया, वॉसा एफरेंशिया। अब आप ये देखिए कि सिंपली वॉसा एफरेंशिया से आगे एक कॉइल ट्यूब्यूल होती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमिस, उसमें जाते हैं और यहाँ पर फाइनल मैच्योरेशन होती है स्पर्म्स की। यहाँ पर वो फाइनली मैच्योर हो जाते हैं और उनमें ना मोटिलिटी आ जाती है, वो मूव करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक हो गया। जो एपिडिडिमस है उसके बाद वो जाने हैं एक बड़े से डक्ट में जिसको हम बोलते हैं डक्टस डेफरेंस या वॉस डेफरेंस या मेन डक्ट, ठीक है, ये सारे इसी के नाम है, मेन डक्ट, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना स्मूथ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, एंड वेरी इजी टू मेमोराइज। सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक कॉइल ट्यूब्यूल। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके साथ एक ट्यूब्यूल है जिसको आप अभी एपिडेडमिस कह रहे हैं, वो इसके इस तरह कॉइल्ड होती है टेस्टिस के ऊपर, इसकी बैक साइड पर। ये आ गई एपिडिडमस, ठीक है। उसके आगे जो है वो बेसिकली क्या होगा, डक्ट शुरू हो रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस डेफरेंस। अब यहाँ पे सिंपली डक्टस डेफरेंस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो गुजरेंगे सेमिनल वेसिकल से, और सेमिनल वेसिकल्स कुछ सिक्रीशंस उनमें ऐड करेंगे। ये डक्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन ये सिक्रीशंस ऐड करते हैं। सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ पर दे विल एंटर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में एंटर नहीं होंगे लेकिन सीक्वेंशली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनके अंदर सिक्रीशंस ऐड करेगा। जो नेक्स्ट डक्टस डेफरेंस के बाद डक्ट होती है वो शॉर्टेस्ट डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये शॉर्टेस्ट डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वहां पर उसकी दोनों साइड्स के ऊपर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, वो भी अपनी सिक्रीशंस को स्पर्म्स में ऐड करता जाता है, और लास्ट में आ जाता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से इजैकुलेशन हो जाती है, इट इज इजैकुलेटेड आउट। अब यहाँ पे ना एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए यूरिनेशन भी किसके जरिए होती है,
यूरेथ्रा के जरिए मेल्स में, और स्पर्म इजैकुलेशन भी कॉमन ओपनिंग है। तो इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कहते हैं जी यूरिनो जेनिटल सिस्टम, क्योंकि यहां से स्पर्म इजैकुलेशन भी होनी है और यूरिनेशन भी होनी है कॉमन ओपनिंग से। तो सिंपली आप ये देखिए कि हमने देखा कि इस तरीके से जो स्पर्म्स हैं वो बने किसमें, बनते कैसे हैं वो हमने देखना है। बने किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बनने के बाद वो एक डक्ट सिस्टम से गुजर के फाइनली इजैकुलेट हो रहे हैं। जहां पर हमने ये भी डिस्कस कर लिया डक्ट सिस्टम के साथ ही, हमने ये भी देख लिया कि वेरियस यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल है पहला रास्ते में, प्रोस्टेट ग्लैंड है रास्ते में, और तीसरा इन डक्ट्स के रास्ते में आता है जी साइड पर बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड है, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। ये जो प्रोस्टेट होता है ना, ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है, ठीक है। तो ये तीनों भी रास्ते में ना, जैसे जैसे स्पर्म्स जो हैं समझे गुजर रहे हैं, एक रोड पे हैं, तो दोनों साइड पर ग्लैंड्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा इनको ना और सिक्रीशंस दे रहे हैं कि चलो एनर्जी ले जाओ, फ्रक्टोज ले लो, थोड़ा सा एसिड भी ऐड कर लो, वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये आ गया हमारा डक्ट सिस्टम, और साथ में हमने देख लिया कि एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं। अब हमने थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती क्या है, ठीक है। अब हम उसको भी देखते हैं। ये क्या हमारा एसेसरी ग्लैंड, ये चला गया, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बेटे एसेसरी ग्लैंड्स, जब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की, तो तीन नाम आपने पढ़ लिए हैं कि अगर स्पर्म जा रहे हैं ना एक रोड से, तो साइड पे वो खड़े हुए हैं लेके कि ये लो एनर्जी, थोड़ा एक बैग फ्रुक्टोज का दे दिया, एक बैग जो है वो एल्कलाइन सिक्रीशन का दे दिया, एक म्यूकस का दे दिया, ठीक है, ताकि स्पर्म्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, आसानी से वो पैसेज वे ले सके। अब एसेसरी ग्लैंड में ना हमने एक नाम देखा, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स की आप बात करते हैं, तो इसके अंदर ना सिंपली जो ये सिक्रीशन मेन ऐड करता है वो होती है जी फ्रक्टोज। इट एड्स फ्रक्टोज टू द स्पर्म्स, जो कि मेन एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करेगा, क्योंकि स्पर्म सेल्स हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब एंटर होंगे तो उनको कहाँ जाना पड़ता है, ओविडक्ट तक फर्टिलाइजेशन करने के लिए। दे शुड सर्वाइव, दे शुड हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फ्रक्टोज ऐड हो जाता है, ये एनर्जी सोर्स होता है, और सेमिनल वेसिकल्स की मेन सिक्रीशन ये होता है। फिर मेन सिक्रीशन हमने देखनी है। फिर हमारे पास हमने ना नाम देखा है आपने प्रोस्टेट का, ठीक है। जब आप प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हो, तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली ऐड करता है इसके अंदर सिट्रेट, इसके अंदर ऐड करता है सिट्रेट, ठीक है, जिसको स्लाइटली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये थोड़ा सा उसको एंटीसेप्टिक बना देता है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह इसको अटैक ना कर सके, सीमेन को। सीमेन क्या होता है आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है जी तीसरी चीज, जो कि है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको भी हमने देखा है कि कॉपर भी कहते हैं। जब आप बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं, तो ये बेसिकली मेनली जो सिक्रीट करता है वो करता है जी म्यूकस, साथ में कुछ इसमें ऐड होती है एल्कलाइन सिक्रीशंस, ये ऐड करता है, ये वो ऐड करता है, ठीक है। अब बच्चे सिंपली हमारे पास एक और भी एंजाइम इसमें ऐड होता है फ्रक्टोज के साथ, जिसको हम बोलते हैं वेजिकुलेज। वेजिकुलेज ये ना कोएगुलेट करवाता है सीमन को, जैसे सीमन डिस्चार्ज होता है ना, वो इसको कोगुलेट करा देता है, थोड़ा सा ना जेली लाइक कंसिस्टेंसी दे देता है, ताकि वो बेसिकली बिखर ना जाए, वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। अच्छा ये आ गया। लास्ट में जो हमने जिक्र किया था वो किया था हमने मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का, जो कि पेनिस था। अब देखिए सिंपली ये जो पेनिस है ना, वो है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसका काम क्या है, इसने ना ट्रांसफर करने हैं स्पर्म्स बेसिकली टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेगा स्पर्म, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है। अब इसमें ना स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं विच कैन फिल विद ब्लड। उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड भर सकता है, विच कैन फिल विद ब्लड टू कॉज इरेक्शन, ताकि ये स्पर्म्स को लॉन्च कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अब ना एक ओवरव्यू लेते हैं। ये देखिए पार्ट्स थे, बिल्कुल माइंड में आपने क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर हर चीज कि कौन कौन से पार्ट्स थे। हमने देखा जी टेस्टिस है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, डक्ट सिस्टम है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशंस ऐड कर रहे हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, स्पर्म्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये सब चीजें देखी। अब ना हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये समझे हमारे पास है बेसिकली, ये समझे हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ हर चीज को रिकॉल करते जाएं, क्योंकि अब हमने इसको रिकॉल करना है। तो सिंपली ताकि हमें कोई किसी किस्म की इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये अच्छा जी, अब हमने ना इसको रिकॉल करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये है हमारे पास बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक रफ सी डायग्राम, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि इसके अंदर बेसिकली लोकेटेड क्या क्या चीजें हैं। अब ये आ गया हमारे पास ब्लैडर, ये आ गया डक्ट। देखिए सिंपली सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तो आ गए टेस्टिस। टेस्टिस के अराउंड कॉइल्ड है ये चीज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेर ये जो अंदर होता है ना, इसके अंदर यहाँ पर, यहाँ ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और इसके अराउंड जो कॉइल्ड है वो है एपिडिडिमस। अब ये जो आपको एक डक्ट नजर आ रहा है बड़ा सा, दिस इज वास डेफरेंस, जिसको आप डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और फिर उसके बाद ये एपिडिडमस में आते हैं, और एपिडिडमस इनको किधर पहुंचा देती है, इधर वॉस डेफरेंस में। उससे आगे ये वॉस डेफरेंस के पास चले जाते हैं। वॉस डेफरेंस से ना ये बेसिकली ज्वाइन करते हैं सेमिनल वेसिकल्स को, बल्कि इनके साथ ना ये आ गई सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्लैंड्स हैं। तो डक्टस डेफरेंस जो होता है उसके अंदर ये सिक्रीशंस ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये अब ये राइट और लेफ्ट साइड से ये जो डक्टेंस डेफरेंस है ये मिलके ना एक शॉर्ट सी डक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और बिल्कुल ब्लैडर के नीचे ये है ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो आप ये देखिए साथ में ये जो भी हमने ग्रीन बनाए ये है सेमिनल वेसिकल्स, ये है बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स। हम इसका कलर, ये आ गई सेमिनल वेसिकल, जिन्होंने अपनी सिक्रीशंस को इसके अंदर ऐड किया है। ये जो डक्ट बनी है, ये जो वॉस डेफरेंस ने शॉर्ट डक्ट बनाई है, इसका नाम अभी हमने बताया क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है। टेस्टिस, एपिडिडिमस, वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस राइट और लेफ्ट से ज्वाइन करके शॉर्ट डक्ट बना रहे, इजैकुलेटरी डक्ट। साथ में इनके ये सेमिनल वेसिकल्स थे जिन्होंने इनके अंदर कोई सिक्रीशन ऐड की, जो हम देख चुके हैं कौन सी। फिर एट द बेस ऑफ, ये जो बेस होती है बेसिकली किसकी बेस, ब्लैडर की, यहाँ पर ना पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो सिंगल ही है लेकिन वो बड़ा होता है ना, इसलिए बोथ साइड्स पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आ गया जी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये भी सिक्रीशंस ऐड करेगा। फिर हमारे पास ये कंटिन्यू होता है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये बनाएगा बेसिकली, ये एंटर हो जाएगा यूरिथ्रा में। इट एंटर्स इनटू यूरिथ्रा, ठीक है, ठीक है। ये अब आपके पास एंटर हो रहा है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, इट एंटर्स इनटू यूरिथ्रा। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो है यूरिथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे अगेन यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड्स पर इस तरफ इजैकुलेटरी डक्ट के पास ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये वाले हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, जिनका नाम अभी हमने देखा कि बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स भी है। अब बेटे आप ये देखिए कि सिंपली हमारे पास ये जो पेनिस होता है ना, इसके आगे एक फोर स्किन होती है, इसके आगे ना एक फोर स्किन होती है। इस फोर स्किन को हम बोलते हैं प्रप्यूस। ये जो इतना पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पेनिस ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहां से स्पर्म्स की इजैकुलेशन हो जाएगी आउट। ये हमने देखा बेटे, ये ना एक रफ सा ओवरव्यू है, आप देखें सिंपली क्या क्या पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, क्या कैसे कैसे वो इजीएस्ट वे, उनमें क्या क्या सिक्रीशंस ऐड हो रही हैं, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से आगे बाहर, फोर स्किन पेनिस की प्रप्यूस है, और इसके ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दिस वन, ये है पेनिस ग्लैंड्स। तो ये एक रफ सा हमारे पास स्केच है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये देखिए ब्लैडर भी यूरिन जो भेज रहा है वो यूरिथ्रा के जरिए बाहर भेज रहा है। स्पर्म्स के रिलीज को हम बोलते हैं स्पर्म इजैकुलेशन। आई होप कि आपको हर एक बात ये क्लियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है। अब हम आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे कि स्पर्म्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इसके अंदर हर एक चीज इस तरह इंक्लूडेड है बच्चे कि आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है। आप ये कंप्लीट लेक्चर सुने और जो भी अगर कोई डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ना स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हमने करना है टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी के प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे ना, तो हमने पहले ये बात कर ली है किधर होती है, हाँ जी किधर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब ये बड़े गौर से सुनना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये इस तरह उनकी जो लाइनिंग के सेल्स होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इनका नाम जो है वो है जी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। अब इनमें ना डिवीजन होती है, अब यहाँ पे हम साथ साथ देखते हैं, ये आगे समझें आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। दे अंडरगो माइटोसिस, इनमें ना माइटोसिस होती है, और माइटोसिस से जो एक सेल है वो डिवाइड होकर अपनी मजीद एक कॉपी बनाता है। तो यहाँ पर एक मजीद लेयर सेल्स की ऐड हो जाती है इसमें, इसमें जी एक मजीद लेयर सेल्स की ऐड हो जानी है, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड होते हैं ना, एक मजीद लेयर ऐड हो गई। उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए है ना, ये एक लेयर जो बना रहे हैं, जो नेक्स्ट एक लेयर बनाई है सेल्स की इन्होंने, उसको हम बेसिकली बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एमसीक्यू आ चुका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल्स हैं, दे अंडरगो माइटोसिस अगेन, ये दोबारा माइटोसिस करते हैं, रिपीटेड माइटोसिस, दो बार होनी है माइटोसिस, ठीक है, दोबारा इन्होंने माइटोसिस कर लेनी है। मजीद ये वाले सेल्स डिवाइड हुए, इन्होंने एक और लेयर बना ली। ये जो मजीद एक लेयर बन रही है ये वाली, ये वाले सेल्स को अब हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। ये जो एक लेयर मजीद ऐड होगी इसका नाम होगा जी जर्मिनल एपिथेलियल लेयर।
यहां से अब कहानी शुरू होती है। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़े गौर से बात ने सुननी है। अब नेक्स्ट स्टेप में नो माइटोसिस नो मियोसिस पूछा भी ये जाता है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है ना, सिंपली दे विल डिफ्रेंशिएट इनटू, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे सेल्स में, जिनको हम नाम दे देंगे जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, सबसे पहले क्या हुआ, रिपीटेड माइटोसिस हुई है 2 टाइम्स। पहले जो लाइनिंग के सेल्स थे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, उन्होंने माइटोसिस करनी है, ठीक है, और एक और लेयर सेल्स की ऐड करनी है स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, और लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अगेन माइटोसिस होनी है, टाइप बी सेल्स बनने हैं जिनकी लेयर को जर्मिनल एपिथेलियल लेयर कहते हैं। बेटे एमसीक्यू आता है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, या डिफरेंशिएशन से, तो यहां पर होनी है डिफरेंशिएशन। अब यहां से हमने देख लिया कि सिंपली यही सेल्स एनलार्ज हो गए और इन्होंने बना लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपॉन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये सिंपली हमारे पास यहां से शुरू होगी मियोसिस, यहां से शुरू होगी अब मियोसिस, ये इसी को हम देखेंगे। अब यहां से आगाज होना है जी मियोसिस का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस में आपको अच्छी तरह पता है कि 2 डिवीजन होती है, कंसेक्टिव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस 1 होगी, और मियोसिस 1 के रिजल्ट में जो 2 सेल्स बनेंगे, ये 2 सेल्स बन गए मियोसिस 1 के। हम इनको नाम देंगे बेसिकली, ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस 2 होगी। अब हमारे पास आना है मियोसिस 2 ने। मियोसिस 2 में फर्दर ये जो दोनों सेल्स हैं ये भी डिवाइड कर जाएंगे। आपको पता है मियोसिस में 1 सेल डिवाइड्स इन 4, एक सेल 4 में डिवाइड करता है, 2 में नहीं करता, और जो रिजल्टिंग सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है। यहां पर मजीद ये भी डिवाइड करके 2 सेल्स बना देगा, और ये भी डिवाइड करके 2 सेल्स बना देगा। ये जो फाइनल सेल्स बनेंगे इनका नाम रखा है जी स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर, मियोसिस 1 के रिजल्ट में अब एमसीक्यू कैसे पूछते हैं कि जो प्राइमरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस 1 का, माइटोसिस का, मियोसिस 2 का, या डिफरेंशिएशन का। तो हमें पता हो कि मियोसिस 1। स्पर्मेटिड्स किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस 2 का। अब देखें, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिप्लॉइड था, क्योंकि इससे पहले माइटोसिस हो रही है। डिप्लॉइड जो सेल होता है ना, वो बेसिकली उसका जो वो होता है ना डीएनए, वो डिवाइड करता है और वो 4n हो जाता है, यानी डिप्लॉइड है तो वो क्या हो जाएगा 4n। हर एक डीएनए डिवाइड करेगा और अपनी एक कॉपी भी बना लेगा ना, तो वो 4n, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 4n से। डिप्लॉइड होता है ना नॉर्मली 2n, वो डबल कर लें 4n। मियोसिस 1 में ये 2n और ये 2n हाफ रह जाएगा, और ये आपके पास मियोसिस 2 जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं उसमें हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो ये एमसीक्यू आया हुआ है कि रेशियो ऑफ डीएनए कितनी है प्राइमरी, सेकेंडरी और जो स्पर्मेटिड्स हैं उनमें, तो दैट इज 4n, फिर उसके बाद 2n, और फिर उसके बाद ये आ जाता है सिंगल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स बने हैं, हम तो बात करी जा रहे हैं स्पर्म की। तो स्पर्म क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप ये होता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो स्पर्म्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं सेल्स, ये डिफरेंशिएट होते हैं सेल्स में। सेल्स तो ये हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्म में। अब देखिए, डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। एक इसमें बनता है हेड, फिर यहां पर होता है नेक, नेक के बाद यहां पर मिडल पीस, मिडल पीस के बाद यहां पर टेल। अगर आप देखें ये जो हेड रीजन होता है इसके अंदर होगा इनका हैप्लॉइड न्यूक्लियस,
और इसकी टिप पर यहां पर बेसिकली एक गोल्जी वेसिकल होती है जो गोल्जी अपरेटस ने बना के रिलीज की होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसके मिडल पीस के अंदर अगर आप इसके मिडल पीस को देखें तो इसमें स्पाइरली अरेंज बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो इसका नेक होता है, नेक रीजन होता है, उसमें ना यहाँ पर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं जिनसे फिलामेंट निकलता है टेल बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए इसके मेजर पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस। स्पर्मेटिड का इस तरह की शेप में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन था और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म्स। ये इस शेप में आ गए। अब हेड रीजन के अंदर ये क्या मौजूद है? इनका न्यूक्लियस, जो कि इस वक्त हैप्लॉइड है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं है। इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक वेसिकल है। इसके अंदर ना एंजाइम पैक होता है हायालुरोनिडेज। ये 2023 में एमसीक्यू आ चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हायालुरोनिडेज? यू शुड नो। हायालुरोनिडेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है, या ये बेसिकली जो एग सेल मेम्ब्रेन है उसको, या एग की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है फॉर पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करता है ताकि ये एंटर हो सके। ये पैक्ड होता है एक्रोसोम के अंदर। टेल इसको हेल्प करती है मोटिलिटी में क्योंकि ओविडक्ट में एग पड़ा हुआ है जिसको फर्टिलाइज करना है। मिडल पीस के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? इसको फैसिलिटेट करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में। ये आ गया स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब हमने देखना है कैसे स्पर्म को स्टिमुलेट कौन करता है बनाने के लिए। इसका हम हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे और कुछ सेल्स को देखेंगे जो असिस्ट करते हैं इसको। चलें जी, ये हो गया, ये गया। देखिए आपने एक एक चीज नोट कर लेनी है सिंपली। नेक्स्ट हमने जो देखनी है चीज, वो ना कुछ सेल्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, जो हेल्प करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में। टू टाइप्स के सेल्स हैं। एक होते हैं सर्टोली सेल्स, जिनको हम नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम नर्चरिंग सेल्स भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स, ये सेल्स कहां पर लोकेटेड होते हैं? ये भी एमसीक्यू रेलेवेंट टू देम आ चुका है। सर्टोली सेल्स की अगर आप लोकेशन देखें तो दे आर प्रेजेंट, ये एक तो लार्ज होते हैं और ये विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी ल्यूमेन में स्पर्म्स भी होते हैं। अब इनका रोल अगर आप देखें कि क्या है, तो इनका रोल एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। यानी ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं और कुछ सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू भी रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन रोल में ये क्या करते हैं? बेसिकली सिक्रीट करते हैं कुछ फ्लूइड जो कि क्या करता है? विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड लुब्रिकेशन टू स्पर्म्स। और वो डेवलपिंग स्पर्म्स को लुब्रिकेशन, नरिशमेंट और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नर्सिंग करता है उनकी। एंडोक्राइन रोल में बेटे ये मेनली सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स, एक इनहिबिन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इनहिबिन है इसमें और दूसरा इसके अंदर क्या है? बेसिकली एक्टिविन। ये दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं स्पर्म काउंट को। अगर स्पर्म काउंट हाई हो, अगर स्पर्म काउंट हाई है तो इनहिबिन रिलीज होता है और उसको कम करता है, और अगर स्पर्म काउंट लो है तो एक्टिविन रिलीज होता है और उसको इंक्रीज करता है। तो इस तरह सर्टोली सेल्स नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल रेट पर। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड हैं लेडिक सेल्स। जो लेडिक सेल्स हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये कहां पर लोकेटेड होते हैं? तो
तो इनकी अगर आप लोकेशन देखें तो दे आर एक्चुअली लोकेटेड, ये यहां से हम देखते हैं बच्चे, ये एक्चुअली में लोकेटेड हैं कहां पर, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो जगह है उनके बाहर, जैसे अगर ये टेस्टिस है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो यहाँ पर जो उनके दरमियान में जगह है यहाँ पर ये मौजूद होंगे, और जो अंदर होंगे वो सर्टोली सेल्स होंगे। ये क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर आप बात करें बिटवीन ये होते हैं, ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। अब वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अगर हम उसका रोल देखें तो दैट ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन मेल्स, वो सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी को लेके आता है इन मेल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एंश्योर करता है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नॉर्मल हो, ये इंश्योर करता है। ठीक हो गया। अब सिंपली लास्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो इसका हार्मोनल कंट्रोल है, कि हार्मोन्स कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। अच्छा, जब हम बात करेंगे अबाउट इट्स हार्मोनल कंट्रोल, के हार्मोनल कंट्रोल क्या है इनका, तो प्यूबर्टी में ना सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्यूबर्टी, जैसे ही हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके कहने पर भेजता है बेसिकली दो हार्मोन्स, एक एफएसएच और एक इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। एफएसएच का टारगेट क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग जहां पर वो स्टिमुलेट करता है सेल्स की डिवीजन को, और सर्टोली सेल्स जिनको स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए। ये दोनों चीजें मिलके इनिशिएट करवाती हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का आगाज हो जाता है।